कहता है जिनके हौसले होते हैं उनके सपने पूरे नहीं होते। अगर दिल में जज्बा हो और लगन सच्ची हो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। हाल ही में यूपीएससी एग्जाम्स 2022 के रिजल्ट का ऐलान हुआ और जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया है, कामयाब रहे हैं, उनकी कई कहानियां हैं। कामयाबी की जो कहानियां हैं वो आप आजकल पढ़ भी रहे होंगे। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ हैं जिनका नाम है मोइन अहमद मंसूरी, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी एग्ज़ाम 2022 में 296 रैंक हासिल की है और अपने ज़िले का और अपने साथ ही साथ अपने परिवार का नाम रोशन किया है और वो मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको मोइन, और DNN 24 में आपका स्वागत है। जी थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोइन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है आपको और आपके आप इस पड़ाव पर आज पहुँचे हैं उसके पीछे कितने साल की आपकी मेहनत है? देखिए, यही मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और लग रहा है कि जो मैंने एक 3-4 साल से लगातार मेहनत कर रहा था तो वो कहीं ना कहीं वर्थ हो गई है। जिस तरीके से लोग मुझे बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं और मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ तो वो काफ़ी बैकवर्ड इलाका है, तो वहाँ के युवाओं में जिस तरीके का क्रेज़ देखने को मिल रहा है कि वे भी किसी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और मुझे काफ़ी प्रेरणा मिल रही है कि मैं जो हमारी नई जनरेशन है उनके लिए एक प्रेरणा का काम करूँगा। जी, और मोइन, मैं जानना चाहूँगी कि कब आपको लगा कि हाँ, अब आपको यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए जाना है? एक्चुअली मैं बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था, बट उसके साथ साथ मेरा ये भी सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में भी जाऊं, तो मैं दो सपनों को साथ लेकर चल रहा था। सिविल सर्विसेज में जाने का सपना था कि हमारे यहाँ बचपन से न्यूज़पेपर आता था, तो मैं अपने ताऊ के साथ न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो उसमें हमेशा हेडलाइंस आती रहती थी कि जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया या एसएसपी ने लोगों की समस्याओं को सुना, तो मैं अपने ताऊ से जिज्ञासु होकर पूछता रहता था। तो उसके बारे में और जानकारी मैंने एकत्रित की, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छी जॉब होती है जिसके थ्रू आप समाज में बदलाव ला सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो वो भी मेरे सपने के तौर पे चल रहा था। साथ ही जो मेरी प्रायोरिटी थी वो क्रिकेटर बनने की थी, तो 12th तक मैंने सोचा कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है और 12th के बाद मैंने प्रोफेशनल कोचिंग भी ज्वाइन की थी क्रिकेट के लिए। बट धीरे धीरे ही मुझे समझ में आ गया कि क्रिकेट के लिए जो भी ज़रूरी इक्विपमेंट हैं या ट्रेनिंग के लिए जो भी खर्चा है वो शायद मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन उस लायक नहीं है। मेरे पापा रोडवेज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ड्राइवर हैं, तो उस टाइम 5 से 6 हज़ार रुपये तो कमाते थे महीने में, तो बड़ा मुश्किल होगा कि 3-4 हज़ार रुपये सिर्फ मुझे ही दें। बट फिर भी मैंने कोशिश की और अपना एक साइबर कैफ़े स्टार्ट किया कि शायद यहाँ मैं पैसे कमाऊँगा, उसके बाद अपना सपना पूरा करूँगा। तो मैं सुबह से दोपहर तक साइबर कैफ़े चलाता था। उसके बाद मैं ट्रेनिंग करने के लिए मुरादाबाद जाता था, जो 30 किलोमीटर होता है, तो पर डे काफ़ी खर्च होता था। तो मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया है कि क्रिकेटर बनना मेरा जुनून है, लेकिन इसके लिए मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी काम करने के लिए अपने आप को पहचानना होता है कि आप उस काम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि नहीं, क्रिकेटर तो मैं नहीं बन सकता, बट जो मैंने प्रयास करना था वो मैं कर लिया और ज़िंदगी में अब मुझे कभी अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने ये काम नहीं किया, क्योंकि होता ही है ना कि हम जब 2-3 सपनों को साथ लेकर चलते हैं तो कोई एक सपना आगे लेकर जाएंगे तो दूसरे के बारे में सोचते हैं कि काश वो कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो जल्दी मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ तो मैंने फिर सिविल सर्विसेज में जाने का जो अपना दूसरा सपना था उसका पीछा किया और उसके लिए जो भी ज़रूरी संसाधन थे उसके लिए कोशिश की, जिसके लिए मैंने साइबर कैफ़े से जो भी अर्निंग थी मेरी, तो उससे कुछ सेविंग की, तो वो कम थी क्योंकि मैंने अपना एस्टिमेट बनाया था कि मैं एटलीस्ट 3 साल तो इस परीक्षा के लिए दूं। तो उसके बाद फिर मैंने लोन लिया, लेकिन फिर भी रकम पूरी नहीं हो रही थी, तो फिर मेरे दादा ने थोड़ी मेरी हेल्प की, उनके अकाउंट में मैंने लोन लिया। तो एक एस्टिमेट बनाकर मैं प्लानिंग के तहत दिल्ली आ गया और दिल्ली आने के बाद मैंने 1-1.5 साल बहुत मन लगा के पढ़ाई की, जो भी मैं कर सकता था बहुत अच्छे से किया। फ़ोन नहीं चलाता था स्टार्टिंग में, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन चलाने से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता था, तो कीपैड वाला फ़ोन यूज करता था। और जो मेरा बजट था तो वो एक्चुअली मेरा एस्टिमेट गलत हो गया था तो फिर यहाँ पर दिक्कत सामने आई कि पैसा तो जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो अब घर जाना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त ये है कि जब आपको कहीं जाना होता है, आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो इस बार रास्ते खुद ब खुद बनाते हैं। तो मुझे एक अतिया फाउंडेशन NGO है, तो वहाँ पर एडमिशन मिल गया
और वहाँ पर मेरा रहना खाना कोचिंग सब फ्री हो गया। और साथ ही उस जो फाउंडर हैं साहिल सर और उनके मम्मी पापा की तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। तो ये दुविधा मेरी दूर हो गई कि मुझे रहने खाने की टेंशन है। उसके बाद जो भी सिविल सर्विसेज में दिक्कतें थीं, जो फेलियर थे या पढ़ाई में दिक्कतें नज़र आ रही थी, तो उसके लिए भी फिर वही मैं कहूँगा कि जब आपकी सोच अच्छी होती है, आपकी नीयत अच्छी होती है, तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। तो अतिया फाउंडेशन के एक सीनियर मेंबर थे आसिफ यूसुफ, तो उन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह रखा और सारी चीज़ें जो भी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं निरंतर मेरा मार्गदर्शन किया। जी, अभी आपने बातचीत में जिक्र किया कि आपका मकसद था यूपीएससी के कि किस तरह से आप जो सामाजिक बदलाव है वो लाना चाहते हैं। तो हमारे जो व्यूवर्स है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो जो सामाजिक जो बदलाव है आप वो क्या लाना चाहते हैं सोसाइटी में? देखिए, सामाजिक बदलाव के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो डिपेंड ही करता है कि मैं कहाँ जॉब करूँगा। जी, जी। तो जहाँ भी मुझे नौकरी करने का मौका मिलेगा, तो क्योंकि हिंदुस्तान में हर जगह सोशल प्रॉब्लम तो हैं, चाहे वो गरीबी से रिलेटेड हो, चाहे वो साक्षरता से रिलेटेड हो या सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम हो, तो मैं प्रॉपर एनालिसिस करूँगा उस जगह का कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, और फिर वहाँ पे मैं सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही एक सामाजिक बदलाव तो ऑलरेडी मेरे सिलेक्शन के बाद हमारे एरिया में देखा जा रहा है। जिस तरीके से लोग इस परीक्षा के लिए कोशिश करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं कि हम भी करना चाहते हैं, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि शायद एक बदलाव की जो लहर है वो शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। जैसा कि अभी मोइन ने बताया कि आज की तारीख में वो अपने क्षेत्र में एक जो इंस्पिरेशन है उसके तौर पर युवाओं के सामने आ रहे हैं। और तो मैं एक जो कॉमन क्वेश्चन है वो मेरा यही है कि सब जानना चाहेंगे जो यूपीएससी में आना चाहते हैं कि आपने किस तरह से यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, क्या आपका रूटीन रहता था? देखिए, मेरा रूटीन ये रहता है कि आप जिस भी काम को करें तो पूरी ईमानदारी के साथ करें। तो जैसे हम शुरुआती स्तर पे आते हैं, हम जैसे हिंदी माध्यम से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि हिंदी माध्यम से जो भी बच्चे आते हैं वो थोड़ा बैकवर्ड होते हैं। तो उनको मेहनत जो बच्चे अच्छे स्कूलों से पढ़ के आए हैं या अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं तो उनसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा कि अगर कोई चीज़ दूसरे स्टूडेंट 6 या 8 घंटे में करेंगे तो आपको थोड़ा वक्त ज़्यादा लगने वाला है। तो सबसे पहले यही है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें, आप किन क्षेत्रों में अच्छे हैं और किन क्षेत्रों में आप कमज़ोर हैं। अपनी गलतियों को नज़रअंदाज न करें, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा और उन पर काम कीजिएगा। तो जब भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा से संबंधित जो भी सिलेबस है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखिएगा। तो उनको देखने से आपको समझ में आएगा कि आपको तैयारी किस दिशा में करनी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के कहने से या मार्केट में इतने सारे आजकल रिसोर्सेज रहते हैं उनको उठाकर अपने पास ले आए और पढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये हुआ कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप मेहनत सही दिशा में नहीं करेंगे तो कामयाबी तब भी नहीं मिलेगी। तो यही है कि अपने आप को पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, अपनी वीकनेस को पहचानें। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को जानें, तो सफलता फिर ज़्यादा नज़दीक आ जाती है आपके। मोइन, जैसे अभी हमने एजुकेशन की बात करी, तो उसमें अगर मैं आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो जानना चाहूँ तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है, और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स देते समय आपने जो सब्जेक्ट जो चुने वो कौन से थे? मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई अपने गांव के ही पास एक स्कूल था वहाँ से प्राप्त की। और हमारे पास उस स्कूल में बैठने के लिए बेंच भी नहीं होती थी, तो हम टाट पट्टी पर बैठते थे। उसके बाद 10th और 12th की एजुकेशन भी मैंने गांव से ही प्राप्त की, तो वो भी कुछ हालत ऐसे ही थी बस, लेकिन पास कर ली। और स्नातक की उपाधि भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है तो उससे संबंधित एक कॉलेज है, तो वहाँ से मैंने प्राप्त की है। तो एजुकेशन तो मेरी उतनी अच्छी नहीं हुई है जितना मतलब होना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को रिग्रेट नहीं किया कि मुझे अच्छा नहीं मिला। मैंने जब यूपीएससी का मन बनाया तो मैंने यही सोचा कि जो हो गया वो कल था। अब मैं उस लेवल पे हूँ कि अब मैं चीज़ें बदल सकता हूँ, और अगर मैंने इतना बड़ा सपना देखा है और मेरे अंदर काबिलियत है तो मुझे ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। जी, और आपके जैसे यूपीएससी में जो आपने जो सब्जेक्ट चुने वो कौन कौन से थे? मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में राजनीति विज्ञान एंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मैंने वैकल्पिक विषय चुना। ओके। और यहाँ पे जैसे अभी मोइन ने बताया कि कैसे उनकी स्टडीज़ रही है और कैसे एक गांव से निकला हुआ लड़का आज इस मुकाम तक पहुंचा है कि वो देश के कई युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया है, एक मिसाल के तौर पर आप खड़े हुए हैं।
और मोइन, मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी, रिसर्च हम कर रहे थे, तो उसमें था कि 4th अटेम्प्ट में आपने ये जो कामयाबी है हासिल की है, और ये मतलब उस चीज़ के लिए लगना, उस चीज़ के पीछे की मेहनत होती है, कई साल की मेहनत होती है। तो इस आपके पूरे सफ़र में आप, वो कौन सी चीज़ थी जिसने हमेशा आपको मोटिवेट किया? वो कौन से लोग थे जिन्होंने हमेशा जो आपके लिए एक तरीके से इंस्पिरेशन रहे? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए तो वो यही थी कि ये एक मेरा डिसीजन था, और जब आप लाइफ में अपना डिसीजन लेते हैं तो उस पर अडिग रहिएगा, और एटलीस्ट आप कोई भी काम जब लाइफ में करें तो प्लानिंग के तहत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट कर दी है। तो मैं सिविल सर्विसेज में आने से पहले ही मेरा मन था कि मुझे एटलीस्ट 3 साल तो यहाँ देंगे, तो वो एक मोटिवेशन था कि एक बार 3 साल तो अच्छे से देंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट रहेगा उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया डिसाइड करेंगे। तो जैसे ही मेरा पहला अटैम्प्ट फेल हुआ तो उसमें मुझे चीज़ें नज़र आई कि मैंने बहुत ही कम समय में दिया। दूसरे अटैम्प्ट में भी कुछ कमियां थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, तो ओवर थिंकिंग की वजह से लगा था सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा अटैम्प्ट भी फेल हुआ, एक गलत स्ट्रेटजी फॉलो की कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ के मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा। तो उस वक्त तक 3 साल भी हो गए थे, तो फिर एक डिमोटिवेशन आ रहा था कि आपने जो टारगेट चुना था तो वो तो पूरा हो गया है, तो अब आप क्या करना है। तो मुझे खुद से बातें करने अच्छा लगता है, तो मैंने कहा कि ठीक है 3 साल मैंने दिए थे, लेकिन शायद ये 3 साल ईमानदारी के साथ नहीं है, क्योंकि कोरोना में कुछ समय चला गया है जो नेचुरल हम कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल डिस्टर्बेंसेस था और भी रीजन थे। तो क्यों ना 6-7 महीने और ईमानदारी से मेहनत की जाए। और जब मैंने जो भी 6-7 महीने का समय था उसमें अपनी कमियों को एनालिसिस किया, जो मेरी पहली अटैम्प्ट में थी, दूसरे अटैम्प्ट में या तीसरे अटैम्प्ट में रही, तो मुझे सफलता मिली। जी, और यूपीएससी की तैयारी करते समय किन किन बातों का जो ध्यान है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे मतलब अगर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको अगर फॉलो किया जाए तो आप उस चीज़ जो आप पाना चाहते हो वो चीज़ आप पा सकते हो? देखिए, सबसे पहला तो यही फैक्टर है, यदि आपने यूपीएससी करने का सोचा है तो खुद पे आत्मविश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं। और अब जो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर मैंने कर लिया तो आप तो कर ही सकते हैं, क्योंकि शायद मुझसे ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ किसी की हों, या हो सकता है कोई और भी बंदा कर सकता है। तो आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है कि हम भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यही है कि ज़िंदगी हो या कोई भी गेम हो, सबसे बड़ा खेल होता है मोमेंटम का। तो जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी शुरू करते हैं, स्पेशल सिविल सर्विसेज की, तो आपके पास एक एनर्जी रहती है स्टार्टिंग में, तो अपनी एनर्जी को पढ़ाई में लगाएं। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, दोस्त होते हैं, और भी कई तरीके की दुनिया है जिसको कहते हैं कि रंगीली दुनिया है। तो उससे अपने आप को बचाएं, क्योंकि जो वो एनर्जी है ना, तो वो अब कभी बार बार नहीं आती है। ज़िंदगी में 1 या 2 साल ऐसे होते हैं जब इंसान पूरी फॉर्म में होता है, तो उस वक्त उसको अच्छी डायरेक्शन में लगाएं। जैसे मैं बताया था कि मैंने शुरू के 1-1.5 साल बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की, यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं चलाया। तो यही चीज़ है कि एक तो आत्मविश्वास खुद पर बनाए रखें, और जो एनर्जी है आपकी उसको सही डायरेक्शन में लगाएं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप सिर्फ मेहनत ही ना करते जाएं, उसको निरंतर चेक भी करें कि आप जो मेहनत कर रहे हैं क्या वो एग्ज़ाम के लिए सूटेबल है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आप 10 किताबें ऐसी पढ़ रहे हो जो परीक्षा के लिए उपयोगी ना हो, तो एक किताब पढ़िए, लेकिन वो देखिएगा कि परीक्षा के लिए उपयोगी है या नहीं। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि यूपीएससी के सिलेबस को एनालिसिस कीजिए और पीवाई के ऊपर फोकस कीजिए, तो आपको एक अच्छी तैयारी की जो दिशा और दशा है तो वो मिल जाती है। एक और मेरा क्वेश्चन कि लोगों में ना ये रहती है चीज़ कि कोई जब आपका इंटरव्यू हुआ वहाँ पे कोई एक ऐसा सवाल जो आपसे उन लोगों ने पूछा हो जो बहुत इंटरेस्टिंग हो? मेरा इंटरव्यू तो काफ़ी मतलब हद तक डेव बेस्ड था और ओपिनियन बेस्ड मेरे क्वेश्चन थे। तो ऐसा कुछ सवाल था नहीं जो मतलब जिस तरीके की बातें मार्केट में चलती हैं कि कुछ भी पूछ लेते हैं। मुझे लगता है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं और काफ़ी नॉलेज उनके पास होती है, और वो आपको यही चेक करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी या आपके जो सोचने और समझने का तरीका है वो देश या समाज में किस जो ज़रूरतें हैं, जो लोगों को समस्याएं हैं, उनको सुलझाने में कहाँ तक मददगार साबित हो सकता है। तो उसी के आधार पर वो क्वेश्चन पूछते हैं और आपके जवाबों से जो भी उनको लगता है कि उसी की बेस पे वो मार्किंग करते हैं। किस तरह से ये लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो आकर मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का जब एक शख्स आता है और वो जब एग्ज़ाम देता है तो उसके लिए ये जो मंच है वो जो ये मंच है इसकी भूमिका क्या है?
देखिए यूपीएससी मतलब मेरे एक सीनियर है वो हमेशा कहते थे कि यूपीएससी एक जॉब नहीं है, तो आप इसको एक जॉब की तरीके से नहीं देखें। आप देखिएगा कि अगर आप यूपीएससी क्रैक करते हैं तो आप एक सोसाइटी में चेंज लाते हैं, आप एक लोकल सेलिब्रिटी बन जाते हैं, आप लोगों के रोल मॉडल बन जाते हैं। तो आप उसी तरीके से इसको देखिएगा, इसको ये मत सोचिएगा कि आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो आपकी एक जॉब लग गई। जॉब के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपकी पूरी फैमिली की कंडीशन बदल जाती है, आपके गांव का पूरा जो सोचने का तरीका है आपके बारे में, या और लोगों का आपके गांव के बारे में, तो वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को आप देख सकते हैं कि आप देश के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो एक ग्राउंड लेवल पे आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली के पास इससे बेहतर रास्ता मेरी नज़रों में कोई नहीं है, और इससे आसान रास्ता भी कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपको रिटर्न जो मिलता है वो इतना बड़ा होता है कि मैं बता नहीं सकता। जो मैं फील कर रहा हूँ पिछले 5-6 दिन से, तो वो अद्भुत है, इतना मैंने सोचा भी नहीं था। जबकि आप अगर नॉर्मली देखते हैं कि ग्राम पंचायत का जो सबसे छोटा चुनाव होता है, प्रधान बनते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी लोग 5 साल इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ गांव तक ही रह जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप 5 साल इन्वेस्ट किए अपनी मेहनत का और आपको सक्सेस मिल गई, तो ये उससे बहुत बड़ी है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है इससे आसान और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म एक जो भारत की बहुत बड़ी आबादी गाँव में रहती है उनके लिए बेहतर इससे कुछ नहीं हो सकता। देखिए इस एग्ज़ाम में कोई आईआईटी से है या कोई एनआईटी से है या कितने भी बड़े कॉलेज से है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप बस स्नातक होने चाहिए। उसके बाद डिपेंड करता है कि किसने कितनी ईमानदारी के साथ मेहनत की, किसने अपना 100% दिया, किसने अपने आप को जाना, किसने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ एडवांटेज है, हाँ कुछ एडवांटेज हो सकता है। अगर आप अच्छी जगह से पढ़ाई करते हैं तो अच्छे टीचर आपको मिलते हैं, अच्छे गाइडर आपको मिलते हैं। तो देखिए अगर आप कहीं अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाए तो आप इस चीज़ का मलाल ही मत करते रहिएगा कि मुझे अच्छा नहीं मिला। सामने वाला बंदा अगर 6 घंटे पढ़ता है या 8 घंटे पढ़ता है तो आप 2 घंटे ज़्यादा मेहनत कर लीजिएगा, जो मैं करता था। क्योंकि शुरू में चीज़ें मेरे लिए काफ़ी कठिन थी, तो क्योंकि मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी अच्छे से, तो मैं ज़्यादा पढ़ता था। तो मेरा यही संदेश है कि आप अपने जो पिछड़ापन है या जो आपकी गरीबी है उसको लेकर बैठिएगा मत, उसको ख़त्म करिएगा, उसको चैलेंजेस मानिएगा और अपने आप को जितनी पीड़ा दे सकते हैं मैक्सिमम, मुझे लगता है कि 6 महीने या 1 साल, इतना ही आपको दूसरों से ज़्यादा पढ़ना है। अगर आप 6 महीने या 1 साल 1-2 घंटा दूसरों से ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो फिर आप इक्वल हो जाते हैं। एंड मोइन, जब आपको ये पता चला कि यूपीएससी आपने इतने अच्छे रैंक के साथ आपने इसमें इतनी अच्छी रैंक हासिल की है, तो आपकी फैमिली का, आपके रिलेटिव का फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा? देखिए जब रिज़ल्ट आया तो उस वक्त मैं सो रहा था, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि रिज़ल्ट आ जाए। 1 बजे तक मैंने इंतज़ार देखा, तो लेकिन 1 बजे तक नहीं आया। उसके साथ 7-8 मिनट बाद ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। तो मेरे सीनियर आसिफ भैया ने मुझे कॉल किया। तो उस टाइम ये था कि जो भी कॉल कर रहा था तो मैं कॉल से पहले रिज़ल्ट चेक कर रहा था कि कहीं रिज़ल्ट तो नहीं आया। तो वही हुआ। तो मैंने जैसे फ़ोन की नोटिफिकेशन चेक की तो किसी ने मुझे बधाई का मैसेज भेजा था। तो मुझे इतना तो हो गया, चलो सिलेक्शन तो हो गया है, अब रैंक चेक कर लेते हैं। तो फिर मैंने पीडीएफ खोल के उसमें जब रैंक देखी तो मेरी 296 रैंक थी। तो मैं काफ़ी खुश हो गया और मेरी अम्मी मेरे बराबर में थी, तो फिर उनसे मिलके एकदम भावुक वाली स्थिति हो गई। और भी घर में सब लोग वेट कर रहे थे, तो सब फिर एकदम तेज तेज रोने लगे सब। फिर तो माहौल पता ही नहीं कैसे बदल गया। इमोशनल जी, कुछ मतलब बोल पाने की सिचुएशन में नहीं था, सिर्फ इंसान के आंसू निकलते हैं। तो वो काफ़ी भावुक पल था। फिर धीरे धीरे ये न्यूज़ सभी जगह फैल गई, तो बहुत बहुत दूर से लोग बधाइयाँ देने आने लगे। जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हैं तो वो लोग भी आपके पास आते हैं। मतलब एक ज़िंदगी बदल जाती है, आप इमेजिन भी नहीं करते हैं कि ऐसा होता है। मतलब सोचते हैं आप कि इतना होगा, लेकिन मेरे केसेस में मैंने इतना नहीं सोचा था। मैं कहूँगा कि मैंने 1-2% ही सोचा होगा, उसका अभी 100% हो रहा है। और पता नहीं आगे भी कितना होगा, ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पे मोइन ने बताया कि कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई और कैसे उनकी कई साल, और हम और आपके लिए शायद वो एक एग्ज़ाम रिजल्ट होगा, लेकिन मोइन के लिए वो उनकी कई सालों की मेहनत है कि किस तरह से उन्होंने अपने दिन के 8 से 9 घंटे उसमें दिए और कई सालों की जो उन्होंने इसमें मेहनत लगाई है। तो मोइन, जाते जाते का आखिरी सवाल, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा एक यही मैसेज है कि अगर आपने अपने सपने को पूरा करने की ठानी है तो उसके लिए जो मेहनत है वो ईमानदारी से होनी चाहिए, और इतनी ईमानदारी से होनी चाहिए कि आप खुद से खड़े होकर, शीशे में खड़े होकर ये सवाल कर सकें कि क्या आपने 100% दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो तैयारी करता है वो इस सवाल का फेस करने के लिए तैयार हो 1-2% को छोड़कर, और जो फेस करने के लिए तैयार हैं वो आज मेरी तरह कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहे होंगे। मुझे आज भी याद है जब ये मेरा 4th अटैम्प्ट था तो उससे पहले मैंने अपने सर को बोला था कि अगर सर इस बार नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अपनी जान लगा चुका था, मैं अपना बेस्ट दे चुका था, तो मुझे पता था कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए इतना ज़रूरी है। तो वही है कि आप खुद से बात कीजिएगा, और आपसे बड़ा जज कोई नहीं हो सकता है, आप अपने सबसे बड़े जज हैं, क्योंकि आप ही हकीकत को जानते हैं। आप दूसरे को जाके बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम टफ आया था, लेकिन रियलिटी आपको पता है कि आपने जब पढ़ने का टाइम था तो उस वक्त क्या किया। क्योंकि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो त्योहार होते हैं या शादी होती हैं तो अगर उसमें जाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है तो जाइएगा, अन्यथा अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि जैसे आप एग्ज़ाम का टाइम है, 2 महीने हैं या 3 महीने हैं, त्यौहार आ गया, जैसे हमारे यहाँ ईद आती थी, तो उसमें आपको लगेगा कि 1 दिन जाएगा, बट मैं उसको मानता हूँ कि वो 7-8 दिन जाते हैं। जैसे ही आप घर जाने का प्लान बनाते हैं तो 3-4 दिन पहले से आप तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, फिर घर होकर आते हैं तो 2-3 दिन आप उसी चीज़ से उभर ही नहीं पाते। तो एक ना हर चीज़ का मोमेंटम होता है, तो वो आप खो देते हैं। तो जब आप दूसरों से 7-8 दिन पीछे हो जाते हैं और एक ऐसे मोड़ पे जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। फ़ोन उतना ही चलाएं जितना ज़रूरी है। कोशिश करें कि फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें जब पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ़ोन को बराबर में रख के ही पढ़ते हैं। और लाइब्रेरी जाते हैं तो सलाह है कि फ़ोन को रूम पर ही छोड़ के जाएँ, क्योंकि फ़ोन आजकल आप कितना भी कुछ करिएगा तो डिस्ट्रैक्शन है। शॉर्ट्स देखने लगते हैं हम, 1 या 30 सेकंड का देखेंगे तो लंबा चला जाता है। तो हर एक चीज़ को आप देखिएगा, एनालिसिस करिएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर तरीके से काम कर रही है, कौन सी चीज़ आपके लिए नुकसानदायक हो रही है, और आपको सब पता होता है। मुझे अपना पता है मैं कहाँ गलतियाँ करता हूँ और कहाँ नहीं करता हूँ। तो खुद से ही जो बातें करनी है, मुझे लगता है वो सबसे अच्छी चीज़ है। आत्मविश्वास बनाए रखें। दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, बस ज़रूरत है कि उसको पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए, और जो भी दिक्कतें आएंगी रास्ते में तो उनसे लड़ा जाए, उनके सामने झुकना नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फील्ड है नहीं पूरी दुनिया में जहाँ दिक्कतें ना हो। जी, अभी जस्ट आपसे बात से मुझे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि आप जब ये पूरी प्रिपरेशन करते थे तो खुद को रिलैक्स करने के लिए आप क्या करते थे? रिलैक्स करने के लिए नॉर्मली क्या है कि मैं सोता ज़्यादा हूँ, तो मुझे जब बोरियत होती थी या पढ़ने का मन नहीं होता था तो मैं सोने पे ज़्यादा फोकस करता था, या उसके अलावा मुझे म्यूजिक सुनना भी पसंद है तो मैं म्यूजिक सुनता था। जी, तो ये थे हमारे साथ मोइन, जिन्होंने अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो हमारे साथ शेयर की, ताकि हमने भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक ये बात पहुंचाई है किस तरह से जो यूपीएससी के जो तैयारी करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए तो मोइन एक खुद ब खुद एक इंस्पिरेशन है, एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से आप खुद को रेडी कर सकते हैं। सो मोइन, JNN24 की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट ये आपके लिए, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप में वो लगन है, अगर आप में वो मेहनत है, तो जैसे खुद मोइन ने भी हमारे साथ बातचीत में ये कहा कि रास्ता अपने आप बन जाता है। तो मोइन, थैंक यू सो मच JNN24 से बातचीत करने के लिए और अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको JNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।